लोग खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं और क्या बंदा मिला है, रात को 4 बजे नींद खत्म हो गई मेरी, क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब गजब ही कर रहा है। इसको देखो जरा। लियोपोल्ड एशनर ब्रेनर ये एक ऐसा फंड मैनेजर है जिसने यूएस के बड़े बड़े फंड हाउस के बड़े बड़े फंड मैनेजर की नींद उड़ाई हुई है। ये ओपन एआई के अंदर एक रिसर्चर था और जब 2024 में इसको निकाल दिया गया तो इसने अपना एक फंड हाउस ओपन करा। इसके अंदर इसने सिर्फ एआई स्टॉक्स चूज करे और हाई रिस्क पोजीशन बिल्ड करी। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी मैं काफी फैसिनेट हो गया और मुझे लगा इसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी करना चाहिए। बचपन से नकल मारने की आदत थी तो सोचा यहाँ क्या ही हो जाएगा, और हो गया। हाँ, बड़ा लॉस हो गया। अब यहाँ पर रातों की नींद खराब हो गई क्योंकि जो लॉस था वो काफी अच्छा खासा हो गया था। तो मैंने सोचा कुछ तो गलती मैंने करी है। भाई गलती नहीं, बवाल कर दिया था। ये सारी कंपनियां खरीद ली थी, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। 30% गिरने लगी, सोचा होल्ड करूं, भाई हमारा बेच करके निकल गया। अब देखो गलती तो हो गई। क्या मैं इंडिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को कॉपी कर सकता हूँ? क्योंकि कॉपी करने की ताकत बहुत बड़ी होती है। हाँ, मतलब वर्कआउट भी करते रहना चाहिए ना, पतला भी रहना है। 2008 के अंदर एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है जहां पे बर्कशायर हैथवे की इक्विटी पोर्टफोलियो को कॉपी किया गया 1976 से लेकर के 2006 के बीच में, और उसने इंडेक्स को बीट करा करीब करीब 11% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया खनका कि रिसर्च हुई है तो किसी ने प्रैक्टिकली करा भी होगा। तो मैं पहुंचा मनीष पाबराई के पास। वहां पर मुझे पता चला वॉरेन बफे की कॉन्फ्रेंस कॉल और बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो को कॉपी करके उन्होंने खुद के लिए और अपने फंड के लिए एक अच्छा अल्फा निकाला। और जब मैंने यहाँ पे रिसर्च और आगे करी तो मुझे एग्जैक्टली समझ आया कि मेरी गलती क्या थी, और इसमें साथ दिया मेरा पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ने, जिसने मेरी 3 गलतियां निकाली। अब सबसे पहले आप मुझे एक आंसर दो, इन दोनों स्टॉक्स में से आप कौन सा चूज करोगे। अब दूसरा आंसर दो कि इन दोनों स्टॉक्स में से आप कौन सा चूज करोगे। अब तीसरा आंसर दो कि इन दोनों स्टॉक्स में से आप कौन सा चूज करोगे। अगर आपने इन सारे स्टॉक्स को चूज करा है तो चांसेस हाई हैं कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक बड़ा लॉस कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को लॉस हो गया था, ये इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो तो कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने वो स्टॉक कॉपी करने की कोशिश करी जिनका बिजनेस मॉडल मेरे को पता ही नहीं था। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन फिल्टर। इसको आप ऐसे समझो कि आप डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप कौन सी कॉफी यूज करते हो। मैं नेस्ले की कॉफी यूज करता हूँ। मैं कौन सा घी यूज करता हूँ, मैं अमूल का घी यूज करता हूँ। तो किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो बिजनेस दिख गया जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता है, मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा। हम क्या करते हैं, हम डे टू डे लाइफ के अंदर तो वो चीज यूज करते हैं जो हमें पता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, हम कोई केमिकल कंपनी खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, इससे लॉस हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ये देखो एक मास्क है, ठीक है। ये वाला जो मास्क है ये जिस भी इंसान ने बनाया है, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, मुझे नहीं पता। अगर मैं इसका ब्रांड खरीदूंगा तो लॉस हो गई, है ना, समझ गए ना। ठीक है, अब आते हैं अपने स्टेप 2 के ऊपर। जो सेबी है उस एक रूल लाया था कि जिस भी कंपनी के अंदर जिस भी इन्वेस्टर के पास 1% से ज्यादा स्टेक होगा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि विजय केडिया टीवी पे आते हैं और बोलते हैं मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं जाऊंगा शार्पली के ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूंगा और नॉन इंस्टीट्यूशंस वाले पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि केडिया सिक्योरिटीज की यहाँ पर इन्वेस्टिंग हो रखी है। तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई बड़ा इन्वेस्टर जो टीवी पे बोल रहा है वो एक्चुअली ये काम कर रहा है। अब ये रूल वन ऑफ द बेस्ट रूल था और इसको फॉलो करके बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से मैंने ये 10 कंपनियां चूज करी हैं। लेकिन जब मैं ढूंढ रहा था तो यार बड़ी दिक्कत थी, अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ रहा था। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं ताकि आपको अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मिस मत करना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, एफर्ट लगते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। इसके लिए मुझे शार्पली पे आना है और इस प्रो टूल के ऊपर होवर करना है। यहाँ पर आपको टाइटन ट्रैकर मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे काफी सारे बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो दिख जाएगा जो पॉपुलर नहीं भी हैं, जैसे हितेश राम जी। इनके पोर्टफोलियो में 48 स्टॉक्स हैं और इनका पोर्टफोलियो साइज 500 करोड़ के आसपास है। बड़े इन्वेस्टर हैं, ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद आपको बड़े इन्वेस्टर चूज करने हैं जिनका पोर्टफोलियो आप कॉपी करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रेखा जुनून वाला चूज करा। उसके बाद मैंने मुकुल अग्रवाल, आकाश भंसाली, सुनील सिंघानिया, आशीष धवन, विजय केडिया, ऐसे 10 बड़े इन्वेस्टर्स को चूज कर लिया। 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। पहली इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर इन्होंने काफी ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अब उसको देखने का
फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद स्टेक जो है वो कम आएगा और लार्ज कैप की कंपनी होगी, चांसेस हाई है। तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने देखा कितना स्टेक है उस कंपनी के अंदर। जैसे एपटेक के अंदर रेखा झुनझुनवाला का जो स्टेक है मार्च में वो 21% है और नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं। और ये जो स्टेक है ये कितने टाइम से ये होल्ड कर रही है, काफी लंबे समय से होल्ड कर रही है। दूसरा है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ के अंदर भी इन्होंने स्टेक बढ़ाया है, कब से यूज कर रही है, काफी लंबे समय से। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की पहले क्या था, सिर्फ 3% की स्टेक थी इनकी, अब इन्होंने 15.57 कर लिया है। मतलब क्या है कि जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई है। अब ऐसे ही मैंने सारे के सारे बिग बुल का जो पोर्टफोलियो था वो एनालाइज करा और उनके कुछ स्टॉक्स उठा करके निकाल लिए। अब इन स्टॉक्स को निकाला कैसे, क्योंकि एक्सेल में रखता तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि एनालाइज नहीं कर पाता। मैंने क्या करा, एक वॉच लिस्ट बना दी और वॉच लिस्ट का नाम रख दिया माय बिग बुल पोर्टफोलियो। अब इस वॉच लिस्ट में मैंने ये सारे स्टॉक निकाल करके रख लिए क्योंकि जो तीसरा स्टेप है वो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मुझे सारी कंपनियां एक जगह चाहिए थी। अब मैं टर्मिनल पे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था उस पर क्लिक करूंगा, माय बिग बुल पोर्टफोलियो। उसमें मेरे सारे स्टॉक्स आ गए जो मैंने सेलेक्ट करे थे। ये वाला जो स्टॉक है ये एक अप ट्रेंड में जा रहा है एक अच्छे खासे लॉस के बाद। मतलब क्या है कि ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिर गया था 36% के आसपास। इसी तरीके से मैं एक एक स्टॉक को टेक्निकल लेवल पर एनालाइज करूंगा कि इस समय से ये ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो चुका है, क्या अब यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। यहाँ पर मैं सारे के सारे स्टॉक्स को एनालाइज करूंगा और मेरा काम आसान हो गया क्योंकि वॉच लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 20 से 25 कंपनी पिक करी है और हर कंपनी में मैं 5% 7% के आसपास इन्वेस्ट करूंगा। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा बड़ा इन्वेस्टर कब किस स्टॉक से पूरी तरीके से एग्जिट कर जाएगा आपको नहीं पता। मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूं, रेखा झुनझुनवाला ने मेट्रो ब्रांड से एग्जिट कर लिया और ये बहुत सालों से होल्ड कर रही थी। मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन इतना जरूरी है क्योंकि कब कौन बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट कर जाएगा आपको नहीं पता। तो अगर आप सिर्फ स्टॉक के नाम देख करके बाय और सेल करते हो तो ये सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको और डिटेल समझ आए। तो ये इस स्ट्रेटेजी का कोर रूल है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। अब देखो जैसे आकाश भंसाली के पोर्टफोलियो से हमने एप्टस वैल्यू कंपनी उठा ली, ठीक है। अब जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है ये बेसिकली करती क्या है। एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टियर 2 और टियर 3 सिटी के अंदर हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। मतलब एक सिक्योर लैंडिंग के अंदर काम करती है। किसी को घर खरीदना हो तो 10 से 11 लाख रुपए का जो लोन होता है वो एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले सकता है और ये एक एनबीएफसी कंपनी की तरह काम करती है। इसका जो मेजर प्रो है वो ये है कि ये रीजनल प्लेयर है। मतलब जहां पर ये काम करते हैं वहां बड़े बैंक्स इस समय पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इनके बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये क्या करेंगे, बैंक से पैसे लेंगे, अपने बॉन्ड इशू करेंगे, वहां से पैसे लेंगे और वो जो पैसा है सस्ते ब्याज दरों पे लेंगे और इनको महंगे ब्याज दरों पे देंगे। इसके बीच में जो कमीशन होगा वो इनका मेन कमीशन है और इससे ये बिजनेस चलता है। इतना बेसिक बिजनेस मॉडल आपको किसी भी कंपनी का पता होना चाहिए। अब जो मैं बताने वाला हूं वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिससे मेरे को लॉस हुआ था लास्ट टाइम, वो था हमारा पीईजी रेशियो। अब पीईजी रेशियो पीटर लिंच की थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पीईजी रेशियो का क्या मतलब होता है, एग्जांपल के तौर पे करंटली अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस कंपनी का वैल्यूएशन बताओ, आप पी देखोगे, बोलोगे 13 है, मैं बोलूंगा नहीं। या तो डेट टू इक्विटी देख लेंगे बट ये भी सही नहीं है। आप बोलोगे प्राइस टू बुक देख लेंगे, हाँ ये चीज सही हो सकती है, लेकिन एक सही मैट्रिक होता है पीईजी रेशियो, मतलब पीई प्लस ग्रोथ। इसके अंदर आपको करंट पीईजी रेशियो मिलता है जो नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयर जगह मिलता है। शार्पली भी मिलता है तो शार्पली का यूज इसलिए आपको करना चाहिए। दूसरा है हमारा पीईजी रेशियो 1 ईयर, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग, जो पीटर लिंच की थ्योरी में उन्होंने लिखा है वो अपनी इन्वेस्टिंग में इसको बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो इसको याद रखना। अब इससे हमें ये पता चल गया कि वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है। काफी सारी कंपनीज के अंदर आपको पीईजी रेशियो नहीं मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एएसएम टेक्नोलॉजी की बात करूं तो देखो यहाँ पे पीईजी रेशियो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, हमें इस वाले पीईजी रेशियो से काम चलाना पड़ेगा और इसके बाद आपको स्टेटमेंट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको ईपीएस ग्रोथ देखनी है। क्या यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। क्या नीचे वाले में आ रही है? हाँ भाई बिल्कुल ईपीएस ग्रोथ आ रही है। अब ईपीएस ग्रोथ हमें क्या बताती है, ये बताती है अर्निंग पर शेयर। मतलब क्या है, जब आप देखते हो कि भाई टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, आपको लगेगा यार कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, नहीं ये सेल्स के नंबर है, ये ग्रो करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन दी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है प्रॉफिट, कि क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है? हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज है। लेकिन ईपीएस ग्रोथ है जो कि एक इन्वेस्टर के हाथ में आती है कि पर शेयर कितना ये जो प्राइस है ये अप्रिशिएट हुआ है। इसीलिए पीईजी रेशियो आपको देखना है कि फॉरवर्ड लुकिंग कितना है और करंट इंडस्ट्री का कितना है। ये दोनों 1 के अंदर हो तो अच्छा है,
इंडिया के अंदर 2 के अंदर भी हम मान सकते हैं अच्छी है, क्योंकि इंडियन मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मैंने एक और कंपनी निकाली थी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका पीईजी रेशियो कितना है, 11 का है। आने वाला फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, वो 1 का है। दूसरी चीज केमिकल कंपनी है। अब भाई केमिकल कंपनी, मुझे पता ही नहीं है कि केमिकल कैसे बनाती है, कौन से केमिकल बनाती है, एक्सपर्टीज नहीं है मेरी यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी कंपनी को अवॉइड करूंगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद मैंने प्रोनाउंस थोड़ा गलत करा है, बट ठीक है, इट्स फाइन। इसके बाद क्या होगा, यहां पर भी मैं देखूंगा भाई पीजी रेशियो तो हमारा काफी ज्यादा है, फॉरवर्ड लुकिंग पी हमारा सही है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा और स्टेटमेंट पे चेक करूंगा, तो क्या हमारे पास ईपीएस ग्रोथ आ रही है, हाँ भाई हमारी ईपीएस ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में रख दूंगा। लेकिन मैं देखूंगा प्राइस मोमेंटम के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करेक्शन का वेट करूंगा कि यहां पर करेक्शन आ जाए तो एक सेफ्टी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये 20 कंपनी चूज करके मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, और ये स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है ये देखते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने लास्ट रीबैलेंस 27 मार्च को करा है, मतलब प्रॉपर टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बेंचमार्क ने इतना परफॉर्मेंस दी है और इसने एक्स्ट्रा इतना अल्फा निकाला है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर मैं इसको 5 साल या 6 साल के साथ होल्ड करूं, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं 20 साल के लिए मेरे को होल्ड करना है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बैक टेस्ट रन करूंगा, और बैक टेस्ट मुझे कुछ ऐसा डेटा देगा जो मेरे को हेल्प करेगा ग्रो करने में। क्योंकि मैं इस स्ट्रेटेजी को 5 साल तक ट्रैक करूंगा, फिर लगेगा अच्छी है, तब तक तो चीजें खराब हो जाएंगी ना। तो इसलिए बैक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बैक टेस्ट के बाद आप देख सकते हो बेंचमार्क की परफॉर्मेंस और हमारी जो हमने अभी स्ट्रेटेजी बनाई है उसकी परफॉर्मेंस। अब बैक टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बैक टेस्टिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे पहली चीज कॉन्फिडेंस देती है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे ये बैक टेस्टिंग की जाती है। मान लो यहाँ पे 10, 15, 20% का ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। 100% एक्यूरेट नहीं होती, 90% आप मान सकते हो, लेकिन 90% के हिसाब से भी बढ़िया है। अगर यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी जाननी है तो इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग ये पूरी बैक टेस्टिंग हुई है। ट्रेड लॉग जानना है, ट्रेड लॉग आप कर सकते हो। एनालिसिस जाननी है, एनालिसिस कर सकते हो। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी रही है। इवन आपको एक डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पर मिलती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि शार्पली को यूज करो, स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसके बाद जाओ कि हाँ अब ये स्ट्रेटेजी काम करती है। अदरवाइज लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको ये पता है अगले एक डेकेड में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चलने वाली हैं, गवर्नमेंट कहां पर पुश कर रही है, अगर आपको नहीं पता तो ये वाली वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शार्पली का लिंक, स्ट्रेटेजी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।